Am I audible? जी जी, आवाज आ रही है ओके आपकी। ओके ओके ओके। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा 902वां दैनिक वेबिनार का सेशन है। अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा 7:30 से 8:30 सेशन होता है, इंटरनेशनल सेशन 8:30 से 9:30 और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। हमने कल ही अपने 5 साल आईएफपीएच ने पूरे किए, जिसकी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन काफी जोर शोर से कोचीन केरला में हुई, ताज विवांता में। और हमने कल एक स्पेशल ऑनलाइन सेशन भी रखा था सेलिब्रेशंस के लिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वेबिनार्स को आगे लेके जा रहे हैं। तो आज का हमारा 902वां सेशन है और हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मोनिका गोस्वामी। डॉक्टर मोनिका का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। डॉक्टर मोनिका का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। पिछले 19 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बीएचएमएस एमडी हैं। और अभी फिलहाल 10 बेडेड होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी चला रहे हैं झांसी पे। मेंबर हैं कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता और सहानी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर पटना की मेंबर भी हैं। काफी सारे इन्होंने पेपर्स अपने प्रेजेंट किए हैं, लीगा में भी प्रेजेंट किया है पे केसेस, और जिलियन बेरी सिंड्रोम का केस प्रेजेंट किया है। काफी सारे केसेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पीसीओडी, स्किन डिजीज, फाइब्रोइड, सोरियासिस के केसेस प्रेजेंट किए हैं यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी। तो आज का जो डॉक्टर मोनिका का टॉपिक है वो है सेकंड बेस्ट रेमेडीज। सेकंड बेस्ट रेमेडीज किस तरह से हम उनको सिलेक्ट करते हैं और क्या उनका रोल रहता है, उसके ऊपर आज डॉक्टर मोनिका अपना सेशन करेंगी। डॉक्टर मोनिका, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी स्क्रीन आपको विजुअल दिख ही रही होगी और मेरी हाँ जी, हाँ आवाज जी, भी ठीक से दिख रही होगी। हाँ जी। तो आज का मेरा सेशन है सेकंड बेस्ट रेमेडी। होम्योपैथिक साइंस में हम लोग मेडिसिन, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनको हमेशा क्योर की बात करते हैं। हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। एक सप्रेशन, जो एलोपैथिक सिस्टम है कि आप किसी बीमारी को कुछ सिम्टम्स कलेक्ट करके उसको हम मेडिसिन देते हैं। और एलोपैथिक सिस्टम में हमेशा बीमारी सप्रेस होती है। सेकेंड थिंग इज पैलिएशन, कि हमने कुछ सिम्टम्स को मेडिसिन दिया और तो कुछ समय के लिए वो सिम्टम्स खत्म हो गए और उसके बाद कुछ समय बाद फिर वो सिम्टम्स वापस आ गए। तीसरा होता है क्यूरेटिव, कि एक बार हमने कोई दवाई का चुनाव किया और धीरे धीरे वो सिम्टम्स खत्म होते जाते हैं। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर और केंट ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करते हुए और धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो जाती है, फिर कभी ना वापस आने के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्योर। होम्योपैथिक सिस्टम को हम क्यूरेटिव रेमेडी के लिए जाने जाते हैं, कि होम्योपैथी में भी सप्रेशन होता है, होम्योपैथी में भी पलिएशन होता है। लेकिन अगर हम ठीक से दवाई का चुनाव करते हैं, सिमिलिमम मेडिसिन का चुनाव करते हैं, तो वो रेमेडी उसको क्योर कर सकती है। कई बार हमें डोजिंग के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती और हम उन केसेस में अपनी बेस्ट सेलेक्ट रेमेडी, जिसको हम सिमिलिमम बोलते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स बार बार दे करके हम उस केस को बिगाड़ देते हैं। उस वेल सेलेक्टेड रेमेडी की ओवरडोजिंग की वजह से वो कई बार वो केस क्योर होते होते रह जाता है, वो हमारा केस क्योर नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? हैनीमन सर कहते हैं कि जिस तरीके से एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का एक बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है, वैसे ही होम्योपैथी में अगर सेकेंड बेस्ट रेमेडी को हटा दिया जाए तो
होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ये सेकेंड बेस्ट रेमेडी है क्या? इसको हम बोलते हैं प्लेसिबो। सेकेंड बेस्ट रेमेडी मीन्स प्लेसिबो। अगर हम होम्योपैथी में प्लेसिबो को ही हटा दें तो हमारे लिए ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आए हम उसको दवा ही दें। हम उसको कुछ ऐसी दवाई दें जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस ना हो, और पेशेंट को तो लगेगा कि वो एक दवा दी गई उसको, रेमेडी दी गई उसको, लेकिन हम उसको एक ऐसी डोजिंग दे रहे हैं जिसमें कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। और ये होम्योपैथी का बेस है। अगर इसके बिना हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा फेल्योर होंगे बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी के बावजूद। क्योंकि किसी भी पेशेंट को, जो जटिल पेशेंट है, कठिन रोगी है, उसकी रेमेडी सेलेक्ट करी हमने, एक बेस्ट सेलेक्ट सिमिलिमम निकाली और उसकी एक डोज दी, या हम 3 डोजिंग को भी एक डोज मानते हैं, और कई बार 7 टाइम्स देने को भी हम सिंगल डोज ही मानते हैं। हमने सिंगल मेडिसिन दी, टंग डोज दी, और उसके बाद कह दिया जाओ, अब किसी दवाई की जरूरत नहीं है, तो पेशेंट को लगेगा कि सिर्फ एक खुराक से कैसे काम चलेगा, उसके सिम्टम्स बीच बीच में आएंगे। डॉक्टर विथॉलकस कहते हैं कि होम्योपैथी में जब तक आपने दवा नहीं दी तब तक आपको कोई टेंशन नहीं, और जैसे ही आपने मेडिसिन दी, उसको रेमेडी दी, बस आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई और पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि अब वो एग्रीवेशन होगा। डॉक्टर केंट कहते हैं कि बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी हम तभी मानते हैं जब फर्स्ट एग्रीवेशन हो, देन आफ्टर एम्यूलेशन हो। फर्स्ट एग्रीवेशन को हम गुड सिलेक्शन ऑफ राइट रेमेडी मानते हैं। तो जब पेशेंट्स के सिम्टम एग्रीवेट करते हैं, ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है सेकेंड बेस्ट रेमेडी की, दैट मीन्स प्लेसिबो की। हर बार अगर हम डोजिंग को रिपीट करते हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा मेडिसिन की प्रूविंग होने लगेगी, वहां पर मेडिसिनल सिम्टम्स आने लगेंगे, या होम्योपैथिक एग्रीवेशन हो जाएगा बहुत एडवांस फॉर्म में, या फिर मेडिसिनल एग्रीवेशन शुरू हो जाएगा, प्रूविंग शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग प्लेसिबो का सहारा लेते हैं। एक डोज या 3 डोज या 7 डोज, हम तीनों को पेशेंट के अकॉर्डिंग मानते हैं कि एक डोजिंग के बाद फिर हम पेशेंट को प्लेसिबो पर होल्ड करते हैं, प्लेसिबो देते रहते हैं। उसके कोई सिम्टम्स आते हैं, उसको प्लेसिबो देते हैं, पेशेंट को फील होता है कि हाँ उसको मेडिसिन दे दिया गया, और वो धीरे 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 ठीक होने लगता है। जैसे एक केस मैं आपको दिखाती हूं, यहां पर ये काफी ज्यादा उसका एग्रीवेशन है, सोरेसिस का। और ऐसे में अगर हम ज्यादा मेडिसिन को देंगे तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? अल्टीमेटली होने वाला ये है कि और बहुत ज्यादा एग्रीवेशन होगा। जैसे उसकी दवाई आर्सेनिक है और हमने आर्सेनिक को बार 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 रिपीट किया, एंजाइटी अगर डॉक्टर के अंदर रही और उस एंजाइटी बस हमने आर्सेनिक की डोजिंग को बार बार रिपीट किया, तो उससे होगा क्या? हम अपने केस को और गड़बड़ा देंगे। जब केस गड़बड़ होगा तो फिर जब केस गड़बड़ होगा तो फिर जाहिर सी बात है ये एग्रीवेशंस बढ़ जाएंगे। जब एग्रीवेशंस बढ़ जाएंगे तो आप उस केस को क्योर नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है यहाँ पर प्लेसिबो देना। अगर हम प्लेसिबो का सहारा नहीं लेंगे तो ये केस और ज्यादा एग्रीवेट कर जाएगा। कई बार हम लोगों ने पीसीओडी के केसेस में देखा है कि होम्योपैथी की मेडिसिन राइट होने के बाद, सिमिलिमम होने के बाद, उसके रिपीटेशन ऑफ डोजेस
हमने वहां पर बढ़ा दी, ज्यादा रिपीट कर दिया मेडिसिन को, तो जो पीरियड टाइम से आने चाहिए या आने भी लगे थे वो आना बंद हो जाते हैं। और आप उस मेडिसिन में, और जब आप एक डोज देने के बाद उसको प्लेसिबो देते हैं और वेट एंड वॉच करते हैं, तो बॉडी धीरे 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 उसको क्योर करना शुरू कर देती है और सिम्टम्स उसके धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। और किस किस जगह पर हम प्लेसिबो का इस्तेमाल करते हैं? जब कभी कोई क्रिटिकल केस है आपके सामने में, आप उसकी एक सिमिलिमम को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको हम क्या दवाई दें, वहां पर हमें टाइम चाहिए होता है कि एक सही दवाई का चुनाव, जब तक दवा सही चुनाव ना हो, जब तक हम सिमिलिमम की तरफ ना पहुंचे, तब तक हमको किसी भी दवाई को नहीं देना चाहिए। तो सबसे बेहतर होता है कि हम वहां पर एक प्लेसिबो दे दें, और प्लेसिबो देने के बाद पेशेंट फील करता है कि उसको आराम भी है, और आप कई सिम्टम्स होते हैं जो कलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं। कई बार मेडिसिन ना देकर के हम सिंपल प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो देने के बाद पेशेंट कई बार रियलाइज करता है कि उसको बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट है, जबकि डोजिंग देने के बाद आपको इंप्रूवमेंट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर फर्स्ट एग्रीवेशन होगा। एग्रीवेशन होगा तो पेशेंट कंप्लेन करता है। जब आप सही दवाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब भी प्लेसिबो का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई इंडिस्पोजिशन, इंडिस्पोजिशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब केस इंडिस्पोजिशन का होता है, इंडिस्पोजिशन का मतलब क्या है? इंडिस्पोजिशन का मतलब ये है कि उसके अंदर में सोरा तो डेवलप हो चुका है, लेकिन जब कोई एक्साइटिंग कॉज आता है, जब वहां पर कोई एक्साइटिंग कॉज आया और उसके सिम्टम्स एग्रीवेट कर गए, तो आप सिंपल एक्साइटिंग कॉज को रिमूव कर दीजिए, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहां पर हम अननेसेसरी दवाई देंगे तो उसके सिम्टम्स गड़बड़ हो सकते हैं, वहां पर एक आर्टिफिशियल डिजीज पैदा हो सकती है। जैसे किसी ने जरूरत से ज्यादा मिर्च खा ली या छोले भटूरे खा लिए, उसको उल्टी होने लगी, या फिर उसको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगा, या उसको लूज मोशंस होने लगे। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर हम उसको कोई मेडिसिन दें ही, वहां पर हम सिंपल प्लेसिबो देकर के काम चला सकते हैं। और जैसे ही उसका ज्यादा मिर्ची खाया हुआ या मसालेदार खाया हुआ खाना उल्टी या दस्त के माध्यम से निकल जाएगा, और पेशेंट इटसेल्फ क्योर हो जाएगा। जैसे किसी को तेज गंध की वजह से सर में दर्द हो गया, तेज गंध वहां से हटा दीजिए, उसका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी को शोरगुल से बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो या शोरगुल बंद कर दिया जाए या पेशेंट वहां से हट जाए, तो अपने आप ही वो केस इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप हर समय मेडिसिन देंगे ही, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। डॉक्टर हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 91 में प्लेसिबो का जिक्र किया। उन्होंने प्लेसिबो के बारे में, सेकंड बेस्ट रेमेडी के बारे में एफोरिज्म 91 में समझाया। और डॉक्टर हैनीमैन सर एफोरिज्म नंबर 4 में समझाते हैं कि हम हेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए हमेशा किसी रेमेडी की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमें प्लेसिबो से भी हेल्थ को प्रिजर्व करने में काफी मदद मिलती है। एफोरिज्म नंबर 5 में एक्साइटिंग कॉज के बारे में समझाया। तो जब आप रिमूवल ऑफ एक्साइटिंग कॉज करते हैं तो बीमारी इटसेल्फ ठीक हो जाती है। कई बार प्लेसिबो देने के बाद, प्लेसिबो से भी जो हमारे शरीर के अंदर एक खुद ही अस्पताल है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, और जब हम सेकेंड बेस्ट रेमेडी पेशेंट को देते हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर में एक पॉजिटिविटी आती है। उस पॉजिटिविटी के जरिए बॉडी इटसेल्फ उसको ठीक करने का प्रयास करती है, और हम उसको नहीं छेड़ते हैं तो हमारा शरीर, हम हमारा मन, हमारा भाव उस पॉजिटिविटी की वजह से खुद को भी ठीक कर लेता है, और पेशेंट
क्योर हो जाता है बिना किसी रेमेडी के, वहां पर हम प्लेसिबो का इस्तेमाल करते हैं। जो मेंटेनिंग कॉज है, जैसे कोई डैम्प वेदर में रह रहा है, डैम्प एरिया में रह रहा है, और उस डैम्प एरिया से अगर आप उसको हटा देंगे तो पेशेंट का अस्थमा अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार हमें वहां पर एक सिमिलिमम मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है, और हमने उस सिमिलिमम मेडिसिन का सिलेक्शन किया, उसकी एक डोज दी, एक डोज देने के बाद आगे का काम सिर्फ और सिर्फ प्लेसिबो का ही है। आप बार बार मेडिसिन को रिपीट नहीं कर सकते ऐसे केसेस में। अपने केसेस में जानने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है। कुछ लोग कोयले की खान में काम करते हैं। जब तक वो कोयले की खान में काम करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लंग्स में उसका कलेक्शन होगा कोयले का। और अगर आप कोई सिमिलम मेडिसिन देंगे भी तो भी उसको लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए वहां पर उसका एक्साइटिंग और मेंटेनिंग दोनों कॉज आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो जब तक वो कॉज आप रिमूव नहीं करेंगे, आप सिमिलम देकर भी उसको क्योर नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में सिमिलम का रोल नहीं, हमारी प्लेसिबो का रोल बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम सेकेंड बेस्ट रेमेडी कहते हैं। ये नाम हमें डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने दिया था अपनी फिलॉसफी में। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने समझाया कि होम्योपैथी के लिए प्लेसिबो कितना इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम प्लेसिबो को सैक्लैप, तो सिंपल शुगर ऑफ मिल्क जिसको हम जानते हैं, इसको हम प्लेन शुगर ऑफ मिल्क, कई बार हम लोग आरएस, रेक्टिफाइड स्पिरिट, हम लोग के पास पेशेंट आता है, उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद हमने 3 दिन के लिए उसको डोज दी, उसके बाद हम उसको रिपीटेशन ऑफ सैक्लैक, रिपीटेशन ऑफ प्लेसिबो बोल देते हैं। होम्योपैथी में कई कई बार ऐसा होता है, हमें 2-2 3-3 महीने तक किसी दवाई के रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और वहां पर हम सिर्फ प्लेसिबो दे करके ही उस पेशेंट को क्योर करते हैं। इसके साथ जो क्रॉनिक इनक्योरेबल केसेस हैं, जैसे मैंने आपको एक केस अभी दिखाया, ये एक सोरियासिस का केस है। यहां पर हमने मेडिसिन डिसाइड की, उसकी सोराइनम, सोराइनम की एक डोज देने के बाद सुबह दोपहर शाम हम उसको दे रहे हैं प्लेसिबो। जब कई बार पेशेंट को फील हुआ कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुजली का टाइमिंग क्या है, और खासकर होम्योपैथी में जब फीवर होता है या एग्रीवेशन का समय है, जैसे उसको नाइट एग्रीवेशन है पेशेंट को, आर्सेनिक नाइट एग्रीवेशन है, सल्फर नाइट एग्रीवेशन है, उस समय पेशेंट को एक डोज चाहिए, पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए एक डोज चाहिए। तो आप अपनी मेडिसिन तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि एग्रीवेशन के टाइम पर होम्योपैथी की दवाई का को देना रिस्ट्रिक्शन माना गया है, क्योंकि वो और ज्यादा एग्रीवेट कर देगी। तो ऐसे में हमको प्लेसिबो ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी के होम्योपैथी करने के लिए हमको, एक तो साइंस ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी टोटली साइंटिफिक पद्धति है, जिसके लिए हमको नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ मेटेरिया मेडिका, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनॉन, फंडामेंटल्स नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। और होम्योपैथी का एक पार्ट है आर्ट ऑफ होम्योपैथी, एक कला है। होम्योपैथी जब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपको होम्योपैथी करने का तरीका नहीं पता होना चाहिए। आप हमेशा मेडिसिन देते रहेंगे तो आप उस केस को इनक्योरेबल कर देंगे, उस केस को एग्रीवेट कर देंगे, वो केस आपका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिमिलिमम निकालने के बावजूद। तो होम्योपैथी क्या है? एक आर्ट ऑफ हीलिंग है। डॉक्टर केंट कहते हैं कि होम्योपैथी को आप किताबों से नहीं सीख सकते, आपको रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, आपको बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना पड़ेगा। होम्योपैथी को समझने के लिए आपको लोगों में
होम्योपैथिक सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं? तो व्यक्तित्व का परिचय होना चाहिए, क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है, इस चीज को हमें समझ में आना चाहिए। तो होम्योपैथी इज अ आर्ट ऑफ साइंस, साइंस एंड आर्ट बोथ। तो एक कला, उसको ट्रीट करना, उसको समझना। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको हमेशा सिर्फ दवा चाहिए होती है, वो बिना दवाई लिए आपके क्लिनिक से जाने वाले नहीं हैं, और आप उनको देखें और आप दवाई दे दें। तो वहां पर आपको प्लेसिबो की जरूरत पड़ती है। आप जब प्लेसिबो देते हैं तो पेशेंट को लगता है हाँ, उसको कुछ रिलीफ मिल गया। खासकर जो हाइपोकॉन्ड्रिकल केसेस होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिकल केसेस का मतलब कि जो पेशेंट स्लाइट सिम्टम्स हैं उनके, हल्के से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी दवाई अपने सिम्टम्स को बताते हैं। जो हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करना बहुत कठिन काम होता है। हर बार वो आएंगे, कुछ नया सिम्टम आपके सामने लेकर आएंगे, आप उनको कुछ भी दवाई देंगे, अगली बार आएंगे फिर एक नया सिम्टम लेकर आएंगे, तो इससे आपको टोटली कंफ्यूज करते हैं इस टाइप के केसेस। आपको पेशेंट देखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक सिम्टम्स को आप नोट करें, ये बेहद जरूरी है। जब भी कोई पेशेंट आपके सामने आता है, आप डेट वाइज उसके बताए हुए सारे सिम्टम्स आप नोट करते जाएंगे, और हर बार आप देखेंगे फिर कुछ नया सिम्टम लेकर आया, फिर अगली बार फिर कुछ नया सिम्टम लाया, तो बड़े चेंज ऑफ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे ऐसे केसेस में। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे, अगर आपको उस पेशेंट को समझने की कला नहीं आती है, तो आप हर बार एक नई दवाई को चेंज कर देंगे। जब एक नई दवाई चेंज कर देंगे तो निश्चित तौर पर वो पेशेंट बिगड़ जाएगा, केस खराब हो जाएगा आपका। तो हाइपोकॉन्ड्रिकल केसेस में आपको क्या करना होगा? प्लेसिबो का सहारा लेना होगा। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए किस तरीके के केसेस हाइपोकॉन्ड्रिकल होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, उनके न्यूट्रिशंस ही प्रॉपर नहीं है, उनका डाइट ही ठीक नहीं है। खासकर जो महिलाएं हैं, आप सुबह उठेंगी, एक खाली चाय पी लेंगी, पानी भी कम पिएंगी, और सारा काम निपटाने के बाद, सब पूजा पाठ करने के बाद 12 बजे 1 बजे उनका पहला निवाला होता है। तो ऐसे केसेस में आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है कि कोई रेमेडी ही दी जाए, वहां पर आप उनको प्लेसिबो दीजिए और एक अच्छी डाइट को रिकमेंड करिए। आप वहां पर जब तक आप न्यूट्रिशन को इंप्रूव नहीं करेंगे, उसके खान पान को, उसको डाइट को इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है। तो आप अपनी दवाई का चुनाव करते रहेंगे, या हम बार बार डोजिंग देंगे, तो उसमें मेडिसिनल सिम्टम्स भी आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ऐसे केसेस में किसी भी दवाई की जरूरत नहीं होती, हमको प्लेसिबो की जरूरत होती है कि आप उसको अच्छी डाइट, एक सप्लीमेंट, फल, सलाद, जूस और टाइम से खाना आप उसको रिकमेंड करें, ना कि वहां पर टोटेलिटी निकाल करके हम एक मेडिसिन दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर मेडिसिन का कोई रोल ही नहीं है। वहां पर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, और जब न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होगी, जब तक डाइट आप उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है। अब ऐसे केसेस में पेशेंट तो दवाई की डिमांड करता है कि भाई हम डॉक्टर के पास गए हैं तो हमको कुछ ना कुछ दवाई मिलनी चाहिए। तो आपके पास एक मेडिसिन है जो प्लेसिबो है, वहां पर आप प्लेसिबो उसको दीजिए, और प्लेसिबो देने के बाद पेशेंट को उसके डाइट के हिसाब से फॉलो करिए। पेशेंट धीरे 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 ठीक होने लगेगा। कोई हेडेक का पेशेंट है, आपके पास आया, अब उसको हेडेक, धूप में जाने से उसको सर दर्द हो रहा है, या उसको बीपी बहुत ज्यादा लो है। बीपी लो क्या है कि धूप में रहना है, पानी कम पीना है, या डाइट प्रॉपर नहीं लिया उसने, या टाइम से नाश्ता नहीं किया, तो उसको बीपी लो हो गया। बीपी लो हो गया, अब वहां पर अगर उसको हमेशा बीपी लो रहता है, तब तो आप सिमिलिमम की तरफ ध्यान देंगे, सिमिलिमम निकालेंगे। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बीपी लो है, व्रत है जिसकी वजह से उसको बीपी लो हो गया, तो वहां पर किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको कुछ तो उसको देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारी प्लेसिबो है, हमने उसको दिया, और नमक शक्कर का घोल या कोई इलेक्ट्रॉल पाउडर,
या कुछ फल जिनमें नमक डाल के हम दे दें, जिस तरीके से उसके बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई पेशेंट है, उसने रात भर सोया नहीं, आजकल नवरात्रि का समय चल रहा है, 2-2 दिन पेशेंट आया, सर में बहुत तेज दर्द है, उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, उसका गला खराब हो गया है, फीवर जैसा लग रहा है, पता चला 2 रातों से हम सोए नहीं हैं, तो हम उसको पैसिफ्लोरा टाइप की दवाइयां दे देंगे? नहीं। वहां पर हमको उसको एडवाइस देना है कि जाइए, अब आप सोइए, कम से कम एक अच्छी नींद होनी चाहिए। लेकिन आप सूखी सलाह दे देंगे तो पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको ऐसी समय में हमको प्लेसिबो की जरूरत पड़ेगी। एक मेरे पास 2 महीने की बच्ची आई, उसको स्किन का इरप्शंस था, तो पता चला कि अगस्त का महीना है और बहुत गर्मी है। अब 1 से 1.5 महीने की बच्ची को नहलाते नहीं हैं, उनको डर लगता है नहलाने में, और बहुत ज्यादा एसी में भी नहीं रखना है, क्योंकि बच्ची को कहीं सर्दी ना लग जाए, निमोनिया ना हो जाए, रोज नहलाएंगे तो निमोनिया हो जाएगा, या उसको सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा। अब आप इतना सारा स्किन इरेक्शंस देख के सल्फर की डोज दे दीजिए, तो कई बार जरूरत ही नहीं होती है वहां पर सल्फर की डोज देने की। आप कोई मेडिसिन ना दें, पेशेंट को सलाह दें कि आप इसको रोज नहलाइए और थोड़ा ठंडक में रखिए, इरप्शंस धीरे धीरे ठीक हो गए। एक भी डोज मेडिसिन का नहीं दिया गया, सिर्फ उसको क्लीन करने की सलाह दी गई कि बरसात का सीजन है, कमरा गर्म है, मालिश हो रही है, रोज नहाना नहीं है, इस वजह से उसके पूरे शरीर में लाल 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 बिल्कुल रेड कलर के इरेप्शंस आ गए, कान के पीछे कटने लगा, मतलब कि उसको सिर्फ क्लीनिंग और ठंडक की जरूरत है। आपने कोई मेडिसिन नहीं दिया, सिंपल प्लेसिबो दिया और एडवाइस दिया कि आप इसको रोज नहलाइए, ठंडक में रखिए और तेल की मालिश मत करिए, थोड़ा सा पाउडर लगाइए। कुछ समय बाद देखा कि इरप्शंस अपने आप ठीक हो गए। छोटे बच्चे, उसको उल्टियां हो रही है बहुत, दूध पिलाया उल्टी हो रही है, दूध पिलाया उल्टी हो रही है हर बार, तो वहां पर आप ये तलाशें कि क्या मेडिसिन हो सकती है। इवन वहां पर तलाशने की जरूरत है, क्या उस छोटे से बच्चे को, 5 महीने 4 महीने के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, क्या डकार आई, बर्फिंग जिसको हम बोलते हैं, तो कई बार होता है माएं बच्चे को फीड कराने के बाद बिठा देती हैं या लिटा देती हैं, उसके जस्ट बाद उनको एक गैस पास होती है और वो उल्टी का रूप ले लेती है, तो वहां पर हम उसको थपथपा करके उसका गैस जो पेट में भरा हुआ होता है, बच्चा तो निकाल नहीं पाएगा, और लेटे लेटे निकालेगा तो गैस तो बाद में निकलेगा, उसको पूरा दूध निकल जाएगा। तो वहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको किसी मेडिसिन की ही जरूरत हो, वहां पर एक सही सलाह और सही एडवाइस की जरूरत है कि आप उसको थपथपाइए जब तक उसको डकार ना आ जाए, 15 मिनट तक उसको थपथपाते रहिए, थपथपाते रहिए, और जब डकार आ जाए तब ही आप उसको छोड़िए। तो कई बार हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ऐसा भी देखते हैं, वहां पर सिर्फ प्लेसिबो दे देते हैं, या कोई समझदार पेशेंट होता है तो प्लेसिबो की भी जरूरत नहीं होती है, वहां पर आप हमेशा मेडिसिन देंगे ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ इंडिस्पोजिशन के केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में एडवाइस दिया गया है कि आप कोई भी दवा ना दें, और जितने भी क्रॉनिक केसेस हैं वहां पर हम कम से कम मेडिसिन की सलाह देते हैं। एक डोज देने के बाद हम वेट एंड वॉच करते हैं, और वेट एंड वॉच का सबसे बड़ा सहारा होता है सेकेंड बेस्ट रेमेडी, जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, आप डेली दे सकते हैं। किसी पेशेंट को रात में नींद नहीं आती, आप रात में सोते समय प्लेसिबो दे दीजिए। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन को ठीक करने के लिए, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हमको प्लेसिबो देने की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को
ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है। जैसे शुगर, शुगर के केसेस में हम आपको बताते हैं कि शुगर के केसेस में आपने मेडिसिन दिया, और एक डोज से ज्यादा शुगर के केसेस में आप मेडिसिन नहीं दे सकते। जब तक शुगर के केसेस में आप डाइट और टहलने को मेंटेन नहीं करेंगे, वॉकिंग और डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे, शुगर कंट्रोल नहीं आएगी। तो वहां पर प्लेसिबो ही हमारा सहारा होता है, और साथ में उसकी डाइट, डाइट के साथ साथ वॉकिंग। एक सिमिलिमम के बाद आपने एक डोज दिया, और करीबन 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक आपने कोई डोजिंग नहीं दी, और इंसुलिन तक हम छुड़वा सकते हैं सिर्फ प्लेसिबो के सहारे, और उसको डाइट और टहलने के सहारे। तो आप हर केस में कभी भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करें कि आप उसको मेडिसिन देंगे ही। जैसे मेरे पास एक महिला आई, उसकी HbA1c 12.5। जब उसकी हिस्ट्री ली, पता चला उसने दवा ही नहीं खाई है 2-3 दिन से, और उसको भूख बहुत ज्यादा लग रही है। सुबह 4 रोटी, 9-10 बजे के आसपास, फिर 3 बजे 4 रोटी, फिर रात को 4 रोटी। जब उसकी इतनी डाइट, और गेहूं की 4 रोटी दिन में, 4 या 12 रोटी वो खा रही है, तो इसका मतलब शुगर तो बहुत बढ़ी ही होगी उसको। वहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप अपनी मेडिसिन दें। वहां पर आप उसका हिस्ट्री लेने के बाद, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और सिंपल प्लेसिबो देने के बाद, पहले आप अपनी डाइट को उसकी मेंटेन करें। वो जो एलोपैथी की दवाइयां ले रही थी, जो बीच बीच में छोड़ देती है, लेती है कि नहीं लेती है, उसको, अगर वो लेती है तो आप उसको रेगुलर करें, उसकी डाइट को रेगुलर करें, उसके टहलने को रेगुलर करें। तब उसके बाद आप अपनी रेमेडी के बारे में सोचेंगे। आप सोचिएगा, उस केस में हमने रेमेडी दे दी, सिमिलिमम रेमेडी दे दी, और शुगर कंट्रोल हो जाए, कभी कंट्रोल ही नहीं हो सकती। वहां पर आपको प्लेसिबो का सहारा लेकर के और शुगर के मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में हम सिर्फ डाइट, प्लेसिबो और टहलने से धीरे धीरे शुगर को इंप्रूव कर सकते हैं। जब शुगर कुछ लेवल में आने लगेगी, तब आपको एक राइट रेमेडी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसे में किसी राइट रेमेडी को देते हैं, तो वो मेडिसिन आपकी, आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर नहीं हो रही है। क्योंकि शुगर के पेशेंट को अगर भूख बहुत ज्यादा लग रही है, इसका मतलब शुगर बढ़ा हुआ है। और जब भूख ज्यादा लगेगी, तो वो खाना भी बहुत ज्यादा खाएगा, और जब खाना बहुत ज्यादा खाएगा तो शुगर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। शुगर बढ़ेगी तो उसको वीकनेस होगी, और पेशेंट टहलने भी नहीं जा रहा है। तो वहां पर मैन रेमेडी से ज्यादा जरूरी मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट में अब प्लेसिबो तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट तो आपके पास में दवा लेने आया है। अगर आप मेडिसिन बराबर दे रहे हैं, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए वहां पर मेडिसिन एज अ प्लेसिबो आपको देनी है। प्लेसिबो के रूप में आप उनको दवाई देते जाइए, और उसकी डाइट को विशेष कर ध्यान देना है, टहलने को विशेष कर ध्यान देना है, और धीरे धीरे आप उसकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई ओबेसिटी का केस आता है, उसकी डाइट बहुत ज्यादा है, खाना पीना बहुत खा रहा है, सिडेंट्री लाइफ है, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आप मेडिसिन ही देंगे कोई, क्योंकि जब बीमारी ही नहीं है तो दवाई कैसे देंगे आप। वहां पर प्लेसिबो दे करके हम ऐसे केसेस को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इवन PCOS जैसे केसेस को बिना किसी दवाई के, ओनली प्लेसिबो के साथ आप अपने केसेस को ठीक कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट को मिठाई, शक्कर, चीनी से दूर रखेंगे, और पैक्ड फूड आइटम, बासा खाना और बाहर का खाना, इनसे बचाएंगे, और सिंपल उसको प्लेसिबो देते रहेंगे, तो आप PCOD, ओवेरियन ट्यूमर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वहां पर हम होम्योपैथी की मेडिसिन ही दें। आप जानते हैं कि जब ओवेरियन सिस्ट बना, ओवेरियन सिस्ट बना क्यों? हमें वहां दवाई देने की जरूरत ज्यादा पड़ती है जब ओवेरियन सिस्ट पैतृक होता है, अपनी मदर से लेकर आया है पेशेंट। तो वहां पर
आप जब तक दवा नहीं देंगे तब तक उसके जीन से प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन उसकी मदर की कोई हिस्ट्री नहीं है, उसके मैटरनल या पैटर्नल ओवेरियन ट्यूमर की कोई हिस्ट्री नहीं है, और पेशेंट सिर्फ आलस और ओवर ईटिंग, सेडेंटरी लाइफ की वजह से उसके अंदर में पीसीओडी डेवलप हो गया है, ओवेरियन सिस्ट उसके अंदर डेवलप हो गया है। तो आप उसको सिंपल प्लेसिबो दे करके, एक्सरसाइजेस और डाइट को कंट्रोल करके आप पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने सिमिलम देने के बाद ओवरडोजिंग की ऐसे केसेस में, तो ओवेरियन ट्यूमर ठीक होने वाला नहीं है, उसका पीरियड ठीक होने वाला नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे पीसीओडी के केसेस हो, या ओबेसिटी के केसेस हो, या शुगर के केसेस हो, ऐसे केसेस में आप अगर कोई मेडिसिन नहीं भी देंगे और सिंपल प्लेसिबो दे करके आप डाइट और एक्सरसाइज के सहारे ऐसे केसेस को क्योर कर सकते हैं। मैं क्योर की बात कर रही हूँ। ऐसे केसेस को आप क्योर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डाइट और एक्सरसाइज को नहीं समझेंगे और सिर्फ होम्योपैथी की मेडिसिन को ट्राई करते रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी ऐसे केसेस को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें होम्योपैथिक साइंस को भी समझना बहुत जरूरी है, और साइंस के बाद आर्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम साइंस समझते रहेंगे कि पीसीओडी डेवलप क्यों हुआ, या उसको ओबेसिटी डेवलप क्यों हुआ, या उसके पीरियड्स इतने डिले क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, अगर हम उस साइंस को समझ जाएंगे, उसकी पैथोलॉजी को समझ जाएंगे, तो हम उसको ठीक सलाह दे पाएंगे। और होम्योपैथी की आर्ट को आप समझ जाएंगे कि अगर हमने बार बार रिपीटेशन ऑफ डोजेस किया तो हम अपने केसेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डेफिनेटली आप बार बार उसको मेडिसिन ना दे करके आप प्लेसिबो देंगे, और ये प्लेसिबो कठिन से कठिन बीमारियों को ठीक कर देता है, जटिल से जटिल बीमारियां ठीक होती हैं। बिना प्लेसिबो के सहारे होम्योपैथी में आप किसी भी केस को ठीक नहीं कर सकते। जो हमारे पास केसेस आते हैं, करीबन 30 to 40% केसेस में किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल प्लेसिबो, एक अच्छे से हिस्ट्री लेकर के, आप कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां पर सिमिलिमम का चुनाव ही करें, आप उस केस को समझें और सिंपल प्लेसिबो देकर आप उस केस को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस आपको दवाई नहीं समझ में आ रही है क्या देना है, हम गलत दवाई का चुनाव बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कोई मेडिसिन नहीं देंगे, सिंपल प्लेसिबो देंगे, लेकिन हम गलत दवा तो किसी भी हालत में नहीं देंगे। तो हमें इस आर्ट को समझना होगा कि होम्योपैथी क्या है। बहुत सारी दवाई की पैथी नहीं, होम्योपैथी एक कम से कम मेडिसिन की पैथी, होम्योपैथी। ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं हम लोग अपनी लाइफ में, जैसे आजकल तो हमारे पास रडार है, हम लोग बहुत जल्दी अपने केसेस को सिम्टम्स डाले और मेडिसिन की तरफ पहुंच जाते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट थे या जिनके पास रडार नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, वो मैनुअली अपने प्रैक्टिस करते हैं। तो वहां पर एलिमिनेशन करना सिम्टम्स का और रिपर्टरी से एक दवाई का चुनाव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कि हम तुरंत एक दवाई दे और मटेरिया मेडिका के आधार पर बिना एलिमिनेशन किए, बिना एवोल्यूशन किए, हम अ, बिना रिपर्टरी का इस्तेमाल किए सिम्टोमेटिक हमने कोई मेडिसिन दे दी, तो हम ऐसे ही गलत दिशा में पहुंच जाएंगे, हम उसके सिमिलम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम वेट एंड वॉच कर लेते हैं, हम एक सही दवाई के बारे में सोच लेते हैं। एक केस मेरे पास आया, उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सीवियर जॉइंट्स पेन, मेडिसिन दिया, सब ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि उसके घुटने की हड्डियां बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि दोनों की तरफ एमआरआई करवाया, उसके घुटने की दोनों साइड की हड्डियां बढ़ी हुई हैं। अब वहां पर उसके क्या रुब्रिक होगा और क्या सिम्टम आएगा, वहां पर आप नहीं समझ सकते तुरंत कि हम क्या रुब्रिक ढूंढने और क्या सिम्टम ढूंढने। तो ऐसे केसेस की स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, आप पेशेंट को प्लेसिबो दे सकते हैं और उसके बाद आप उस केसेस की स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से
आपको समझ में आता है कि हमारे लिए प्लेसिबो को क्या रोल है, और एक सिमिलिमम से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए प्लेसिबो है। इस प्लेसिबो को एक सबसे बेहतरीन रेमेडी माना गया है। यहाँ पर हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीजेस अकॉर्डिंग टू केंट, डिजीज ऑफ मियाज्मेटिक ओरिजिन, जो मियाज्मेटिक ओरिजिन सोरा सिफिलिस साइकोसिस से ओरिजिनेटेड डिजीजेस होती हैं, उनको हम ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस मानते हैं। और जो ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस में है, वहां पर हमको सिमिलिमम के बिना ये केसेस ठीक नहीं हो सकते, हमें वहां पर सिमिलिमम देनी पड़ेगी। सिमिलिमम के साथ हमको प्लेसिबो का, बिना प्लेसिबो के ऐसे केसेस ठीक नहीं होंगे, लेकिन वहां पर सिमिलिमम भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज ड्यू टू मेंटेनिंग कॉज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई डैम्प एरिया में रह रहा है, या कोई रात भर नहीं सोया, कहीं आवाजें बहुत आ रही हैं, म्यूजिक बहुत लाउड है, उसके सर में दर्द हो गया, तो जब तक हम उस कॉज को नहीं हटाएंगे, तब तक वहां केस ठीक नहीं हो सकता। तो वहां पर किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, उस मेंटेनिंग कॉज को हटाने की जरूरत है। कई बार एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं, कई बार सर्जिकल कॉजेज भी हैं। जैसे सर्जरी करवाई, किसी पेशेंट की सर्जरी हुई, गॉल ब्लैडर स्टोन रहा, उसको कट एंड रिमूव करवाया, उसके बाद से उसको गैस बहुत बनने लगी, या वहां पर जलन एसिडिटी की समस्या हो गई, या उसके स्टिचेस में बहुत पेन हो रहा है, तो ये सारे केसेस हमारे सर्जिकल कॉज हैं। अ, किसी के हिप प्रॉब्लम हुआ और उसका हिप का ट्रांसप्लांटेशन करा दिया, अब उसका पॉस्चर प्रॉब्लम है, हिप ट्रांसप्लांटेशन के बाद तो हमारी दवाई का अब कोई रोल नहीं रहा वहां पर। तो अब उसको हमको एडवाइस क्या देनी है कि जहां पर होम्योपैथी का अब कोई काम नहीं है, क्योंकि हिप ट्रांसप्लांट हो चुका है, उसका पॉस्चर चेंज हो चुका है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो वहां पर आप उसको फिजियोथेरेपी की सलाह देंगे या एक्सरसाइजेस की सलाह देंगे। तो ऐसे केसेस में हम प्लेसिबो के साथ इस तरीके की चीजों को ठीक कर सकते हैं। जहां पर ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जैसे मियाज्म डेवलप हो चुका है, जो इंडिस्पोजिशन है वहां पर मियाज्म स्लाइट डेवलप हुआ है, लेकिन मेंटेनिंग कॉज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज की वजह से बीमारी है, तो वहां पर हम प्लेसिबो की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर किसी भी हमको सिमिलम मेडिसिन की रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो ट्रू क्रॉनिक डिजीज है, वहां पर हमको सिमिलम एक पोटेंसी की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, और वहां पर भी हमें प्लेसिबो की भी जरूरत पड़ती है। बिना प्लेसिबो के हम ऐसे केसेस को ठीक नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक हमारा प्लेसिबो पर था। तो होम्योपैथिक डॉक्टर की बेस है प्लेसिबो। जहां पर मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वहां पर भी प्लेसिबो काम आती है। जहां पर ट्रू क्रॉनिक डिजीजेज हैं, रेमेडी दी गई है, वहां पर भी हमको प्लेसिबो की जरूरत पड़ती है। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हर समय दवा चाहिए, वो बिना दवाई के रह नहीं सकते, बिना डॉक्टर के रह नहीं सकते, वहां पर भी हमको प्लेसिबो की जरूरत पड़ती है। कोई एक्साइटिंग कॉज है, मेंटेनिंग कॉज है, वहां पर भी हमको प्लेसिबो की जरूरत पड़ती है। तो प्लेसिबो होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बेस है। बिना प्लेसिबो के हम अपने केसेस को क्योर नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लेसिबो की खूबसूरती को आपको समझना होगा, और प्लेसिबो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, और रेमेडी का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर है। अगर कोई सवाल कुछ करना चाहता है, या मुझे लगता है कि इसमें कोई ना समझने वाली कोई आवश्यक जरूरत नहीं होगी, सभी को प्लेसिबो समझ में आता है। पर आजकल की प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि थोक के भाव दवाइयां दी जाती हैं। आप होम्योपैथी क्लिनिक पर जाइए तो बहुत सारे पेटेंट्स हैं, बहुत सारी दवाइयां दे दी जाती हैं, मिक्सचर हो जाता है दवाइयों का। तो ये हम कहीं ना कहीं अपने केसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत सारी दवाइयां देनी है तो आप
उसको प्लेसिबो के फॉर्म में कई बॉटल दे सकते हैं। पर मेरा मानना है कई बॉटल देने से एक मिसकंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि होम्योपैथी कहती है कि एक समय पर एक ही दवाई दी जा सकती है। जब हम रंग बिरंगी 3-4 शीशियां प्लेसिबो की देते हैं, तो पेशेंट के दिमाग में जाता है कि 3-4 दवाइयां दी गई हैं। तो ये भी एक गलत चीज है, क्योंकि होम्योपैथी सिमिलिमम को फॉलो करती है। एक समय पर सिर्फ एक ही दवाई होनी चाहिए। तो प्लेसिबो देते समय भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ एक समय पर एक ही प्लेसिबो दिया जाए। बार बार 2-4 दवाइयां, सुबह ये वाली खा लेना, शाम को ये वाली खा लेना, रात में ये वाली खा लेना, इससे पेशेंट के अंदर में होम्योपैथी के प्रति एक सही भाव नहीं आता। उसको लगता है कि हाँ, 3-4 दवाइयां एक साथ दी जा सकती हैं। तो प्लेसिबो देते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही प्लेसिबो दिया जाए, ताकि पेशेंट के दिमाग में ये जरूर रहे कि नहीं, होम्योपैथी में एक समय पर एक ही दवाई होती है, 2 या 3 दवाइयां नहीं होती हैं। ये जानकारी और सही जानकारी भी पेशेंट तक जरूर जानी चाहिए। जो समझदार पेशेंट हैं और जिन्हें पता है प्लेसिबो के बारे में, तो उन्हें होम्योपैथी पढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि उन्हें जब पता है, हमारे पास शुरू में एक महिला आती थी और उनके घुटने में बहुत प्रॉब्लम था, तो हम उनको एसएल देते थे। एसएल हम लोग प्लेसिबो का एक नाम लिख देते हैं। तो उन्होंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि ये कौन सी दवाई है, तो मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि ये कोई दवाई नहीं है, ये खाली पानी है, उसमें खाली अल्कोहल दे दिया गया है। अब उस महिला को तो होम्योपैथी पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब उसको ना समझ में आए इस चक्कर में हम गलत दवाइयां दे दें। और किस मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि ये प्लेसिबो है, तो उसको समझाना पड़ेगा कि प्लेसिबो का होम्योपैथी में क्या रोल है, कितना महत्वपूर्ण रोल है। और जो समझदार पेशेंट है, हमें तो वैसे भी होम्योपैथी जरूर पढ़ानी चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम के बारे में सब जानते हैं। इंजेक्शन लग गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने गोली खा ली, आधे घंटे बाद असर करेगी, इंजेक्शन दिया हमने तुरंत असर करेगा, या दवाई देने के बाद चेहरा बिल्कुल लाल हो गया तो दवाई रिएक्शन कर गई। तो होम्योपैथी भी हर पेशेंट को पता होना चाहिए कि एक समय पर एक दवाई होती है, बहुत जल्दी जल्दी दवाई को रिपीट नहीं किया जाता, और किस तरीके की बीमारियां ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, किस तरीके की बीमारियां क्योरेबल हैं, इनक्योरेबल हैं, ये समझ समाज को जरूर होनी चाहिए, पेशेंट को जरूर होनी चाहिए। इसलिए होम्योपैथी भी पढ़ाना बहुत जरूरी है पेशेंट को। सब कुछ डीपली नहीं पढ़ा सकते, लेकिन एक मोटा मोटा नॉलेज उनको देना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी पेशेंट के समझने से ज्यादा समझना जरूरी है डॉक्टर का। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर ही आजकल नहीं समझ पा रहे हैं कि राइट रेमेडी का क्या मतलब है, सिंगल रेमेडी का क्या मतलब है, डोजिंग का क्या मतलब है, और प्लेसिबो का क्या मतलब है, तो सबसे पहले तो होम्योपैथिक डॉक्टर को प्लेसिबो का महत्व समझ में आना चाहिए, सिंगल मेडिसिन का मतलब समझ में आना चाहिए। जो भी डॉक्टर सिंगल मेडिसिन देता है अपने पेशेंट को, वो प्लेसिबो कभी 2-3 नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि जब हम 2-3 प्लेसिबो पेशेंट को देंगे, तो ये प्लेसिबो लेकर कहीं भी पेशेंट जाएगा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि 2-3 दवाइयां दी गई हैं। और जो सिमिलिमम का चुनाव करते हैं जो डॉक्टर, या जो डॉक्टर फिजिशियन एक सही दवाई को फॉलो करते हैं, सिंगल मेडिसिन को फॉलो करते हैं, वो कभी भी 2-3 प्लेसिबो नहीं देते, क्योंकि उससे उनका नाम खराब होता है। होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा प्राउड है कि हम एक दवाई का चुनाव करते हैं। पैसा, प्लेसिबो हम बॉटल देंगे उससे पैसा मिलेगा? नहीं, पैसा तो आपके केस के हिसाब से मिलेगा। अगर आप ऑटो इम्यून डिसीज जैसे केसेस को ठीक करने की क्षमता रखते हैं, तो पैसा आएगा। बहुत ढेर सारा हम दवाई दे देंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, और हमने खूब सारा पेटेंट लगा दिया तो हमको पैसा मिल जाएगा? नहीं। आप अपनी फीस 2,000 रुपये महीना रखिए, और सिर्फ एक डोज दीजिए रोज सुबह खाली पेट, दूसरी कोई डोज रिपीट ही नहीं करनी है।
पेशेंट तब भी पैसा देगा। तो पैसे का कोई मामला नहीं सामने आता है। होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए प्लेसिबो और कम से कम मिनिमम डोजिंग को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक मिनिमम डोजिंग को हम नहीं समझेंगे, हम किसी भी केस को क्योर ही नहीं कर सकते। आप ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने का दम रखिए, आप डायबिटीज जैसे बीमारियों को क्योर करिए, आप इंसुलिन छुड़ाने की हिम्मत रखिए, या आप एस्थमा क्योर करिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करिए। आप पेशेंट को कुछ भी ना दीजिए, पेशेंट तब भी आपको फीस देगा और मान लेगा कि हाँ, आप मुझे क्योर कर सकते हैं। तो ढेर सारा थैला दे देने से पैसे का कोई संबंध नहीं है। पैसे का संबंध है आपकी अपनी डिग्निटी से, आपके अपने केसेस जो आप क्योर करते हैं, मैं मानती हूं, उससे मतलब होता है पैसे का। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पेशेंट को क्योर करना पड़ेगा, और जब पेशेंट क्योर होगा तभी आपको फीस देगा। थैले के हिसाब से फीस बिल्कुल नहीं देगा। मिनिमम डोजिंग की बात हमारे हैनीमैन सर ने बताया। हमारे 7 कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल्स हैं, जहां पर सिंगल डोज दिया, देन वेट एंड वॉच। कई बार केस बहुत रिजिड है तो हम फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज देते हैं, उसके बाद हम प्लेसबो पे रखते हैं। और कई केसेस में हमको 7 डोज, ऐसा बहुत कम करते हैं 7 डोज वाले में, लेकिन फर्स्ट सिंगल डोज या 3 डोज को हम लोग एक डोज मानते हैं। उसके बाद हमको तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कोई रिपीटेशन अपनी मेडिसिन का नहीं चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ प्लेसिबो चाहिए। जो प्लेसिबो नहीं समझ पाएगा होम्योपैथी में, वो केस को कभी भी क्योर नहीं कर पाएगा। तो मल्टीपल रिपीटेशन, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स, पीरियड्स कभी नहीं आएंगे चाहे कितना आप रिपीट कर लीजिए। इवन मेडिसिन के सिम्टम्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगेंगे, पीरियड्स और डिले होने लगेगा, इवन हेयर ग्रोथ डेवलप हो जाएगा, सिस्ट का साइज बढ़ जाएगा, फाइब्रॉइड्स बढ़ने लगेंगे, आपके सारे पैरामीटर्स गड़बड़ाने लगेंगे अगर आप ओवरडोजिंग करेंगे। इसलिए प्लेसिबो के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। प्लेसिबो बढ़ा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फीस डिसाइड होनी चाहिए। फिक्स रखिए फीस कि हमारी फीस इतनी ही है। खूब सारी मेडिसिन दे करके फीस नहीं, आप 500 रुपये महीना रखो, 15 दिन में रखो, आप अपनी फीस डिसाइड करो, पेशेंट आएगा। मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी फीस पहले दिन से फिक्स है, महीने भर की, जिसमें मैं बिल्कुल चेंज नहीं करती हूँ फीस को। पेशेंट 4 बार आया, हम कोई फीस नहीं लेते। पेशेंट 6 महीने में एक बार आया तो हम 6 महीने की फीस लेते हैं। और मेरी फीस मेडिसिन के थैले पे डिपेंड नहीं करती, मेरी फीस फिक्स है, और उस फिक्स फीस के आधार पर हम अपना काम करते हैं। प्लेसिबो आप खूब थैला भर के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फीस का प्लेसिबो से कोई लेना देना नहीं। आपकी फीस आपकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आप महीने भर की 2,000 ले सकते हैं, और क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूज मत होइए। आप एक सिंगल डोज दीजिए, उसको प्लेसिबो देते रहिए। अगर पेशेंट क्योर होगा, क्योर तो सिद्धांतों से ही होगा। अगर आप सिद्धांत से भटकेंगे, क्योर नहीं होगा, और सिद्धांत है मिनिमम डोज। इसलिए मल्टीपल डोजिंग से आप क्योर नहीं होंगे। जहां आप सिद्धांत से भटके, आप केस क्योर नहीं कर पाएंगे, फीस आपको मिलने वाली नहीं। पेटेंट के सहारे फीस लेना होम्योपैथी नहीं है। तो आप खुद को पहचानिए, होम्योपैथी को पहचानिए। इसमें कुछ भी नहीं देंगे, आप एक डोज देकर उसको छोड़ देंगे, होम्योपैथी पढ़ा दीजिए पेशेंट को। यही तो करना है हमें। हर पेशेंट को होम्योपैथी पता होना चाहिए, ताकि जो होम्योपैथ गुमराह कर रहे हैं मरीजों को, वो भी बंद हो जाएगा। और सही होम्योपैथिक डॉक्टर तक पेशेंट नहीं पहुंच पा रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपका थैले भर दवाई देने का कोई रोल होता है फीस से। कितना दिन वेट करना चाहिए रिजल्ट आने के लिए? रिजल्ट पेशेंट
को आप कितने दिन बुलाते हैं? पास का पेशेंट होगा या क्रिटिकल पेशेंट होगा तो आप जल्दी जल्दी बुलाएंगे, हफ्ता भर, 15 दिन। 3 डोज आपने दी, आप एक हफ्ते बाद पेशेंट को बुलाते हैं। आपको रिपीट नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। कई बार पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी पेशेंट की ज्यादा है तो उसका रिएक्शन जल्दी होगा। और कई बार पेशेंट बहुत रिजिड होता है, मतलब वहां पर कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई नहीं देते, तो आप हफ्ता भर 10 दिन वेट करिए, उसके बाद आप उसी दवाई को रिपीट करिए। ये मत सोचिए कि मेरी दवाई गलत है, आप उसको रिपीट करिए। अगर पेशेंट कह रहा है मैं मेंटली रिलैक्स हूं, लेकिन उसके बाकी कहीं कोई सिम्टम में चेंज नहीं आया, लेकिन पेशेंट ने बोला कि मैं मेंटली रिलैक्स हूं, इसका मतलब आपने सही दवाई का चुनाव किया है। कोई जरूरत नहीं है डोज रिपीट करने की, आप उसको प्लेसिबो देते जाइए। एक अभी सोरेसिस का एक मैंने केस दिखाया। इस ये मेरा केस 3 साल पुराना है। मैं एक पटना में दिखा चुकी हूँ इस केस को। वो क्योर हो चुका था, क्योर नहीं हो चुका था उस समय, उसके सारे सिम्टम सबसाइड कर गए। 2 साल तक कोई सिम्टम नहीं था उसके अंदर में, 2 साल तक बिल्कुल भी सिम्टम नहीं था उसके अंदर में। लेकिन पहले मैं क्या करती थी कि पेशेंट को ठीक हो गया तुम जाओ। अब मैंने देखा कि जब पेशेंट रिलैप्स कर गया उसका सोरेसिस, तो उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। फिर मैंने अब मैं पेशेंट को मना नहीं करती हूँ, फॉलोअप में रखती हूँ कि नहीं, सोरेसिस है, कभी भी पलट के आ सकता है। तो उस पेशेंट को मैंने मना नहीं किया, पूरे 2 साल हो गया। फिर मैंने अभी उसका केस रिलैप्स कर गया। रिलैप्सेशन में क्या हुआ, आना तो था उस सिम्टम्स को, लेकिन बहुत पतला आया। मैंने सिर्फ एक डोजिंग दी और पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त, मेंटली परेशान। हम सिर्फ उसको मेंटली समझा देते हैं, पेशेंट रिलैक्स हो रहा है। पेशेंट कैसे समझेंगे क्यों रिपीट नहीं करनी है? क्योंकि पूरे शरीर में फैला, ऊपर के हिस्से में ठीक हो गया, ये हाथ का ठीक हो गया, यहाँ ठीक हो गया, पैर का कम होने लगा। मैंने कोई रिपीटेशन ऑफ डोज नहीं किया। उसके पेट में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने रिपीट रिपीट नहीं किया। रिपीट करेंगे तो एग्रीवेट कर जाएगा। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, दवाई अपना काम कर रही है, क्योंकि कहीं कहीं पेशेंट ठीक भी हो रहा है। सर का ठीक हो गया, कंधे का ठीक हो गया, चेस्ट का ठीक हो गया, पीठ का कम हो गया, हाथ पैर का कम हुआ, पेट का बचा है, थोड़ा पीठ का बचा है, तो इसका मतलब अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या न्यूट्रिएंट्स मेडिसिन प्लेसिबो की जगह पर दिया जा सकता है? न्यूट्रिएंट्स मेडिसिन का क्या मतलब है? आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, पर आप सप्लीमेंट्स का ज्यादा यूज करेंगे नुकसानदायक होगा। अगर बहुत क्रॉनिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है तो वहां पर सिमिलियम का चुनाव करेंगे, अगर कोई बीमारी है। नहीं तो उसको न्यूट्रिशन दीजिए। मुझे लगता है कि ताजा खाना, ताजे फल, सलाद, दूध, दही, घी, मट्ठा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी उसका बेस्ट न्यूट्रिशन है। उसके बाद भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तब आप सिमिलियम का चुनाव करिए और साथ में प्लेसिबो का सहारा लीजिए। तो होम्योपैथी में प्लेसिबो सबसे इंपॉर्टेंट जगह रखती है। आप प्लेसिबो का सहारा लीजिए, आप सारे केसेस को क्योर कर सकते हैं। या डॉक्टर मोनिका, आपने जो ये लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका काफी प्रैक्टिकली जवाब दिया, और जो आपके इनपुट्स हैं ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। तो ये जिस तरह से आपने बताया कि हाँ प्लेसिबो बहुत बड़ा रोल रखता है, और किस तरह से हम मेडिसिन की जो डोसेज है उसको हमें करना चाहिए, आप जो प्रैक्टिकल वो बताया बहुत ही अ, अच्छी तरीके से आपने समझाया, और आपको थैंक्स भी बोल रहे हैं यहाँ पे लोग। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इसी खूबजूरती को हमें और और आपको आपका सेशन समझना काफी है। अच्छा होता है क्योंकि आप प्रैक्टिकल, जी। हाँ जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल टिप्स देना जो अपने एक्सपीरियंस से आते हैं वो सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि थ्योरी तो सभी ने पढ़ी है, लेकिन जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आता है एज अ डॉक्टर, थ्योरी में कई बार चीजें डिफरेंट तरीके से मतलब प्रैक्टिस में चीजें डिफरेंट तरीके से आती हैं, थ्योरी से अलग भी होती हैं, कई बार हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है ऑब्वियसली। लेकिन डॉक्टर हेनेमन ने जो गाइडलाइंस और एक वो दी क्वेश्चन हैं। बचा है, क्या क्वेश्चन है फिर से रिपीट करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ जी, जल्दी से पूछ लीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो गया, हमारा इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है। हाँ, लेकिन मैं एक बात जाते जाते जरूर बोलूंगी कि हाँ जी कम से कम मेडिसिन आप प्लेसबो पे करिए, आपके बहुत सारे केसेस निकल जाएंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल। बहुत दवाई देंगे, आप फेल्योर हो जाएंगे।
मैं बिल्कुल इस बिल्कुल। सोरेसिस के एग्रीवेशन वाली स्टेज पे, अगर मैंने आर्सेनिक, मुझे पता है 100% आर्सेनिक है, और मैंने एंजाइटी बस उसको आर्सेनिक फिर से दे दिया, ये भुगत जाएगा पूरा केस। बिल्कुल मैं बिल्कुल सिर्फ प्लेसबो एग्रीवेशन। पे रखे हूँ, और फिर धीरे 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 क्योर हो रहा है, और आर्सेनिक में दे चुकी हूँ। उसे क्या कहें मैम? हाँ जी। हाँ, वेट एंड वॉच, होम्योपैथी यही कहती है, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आप भी धैर्य ही रखे रहिए, क्योंकि हाँ जी। पता है आपके अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता, क्योर सिर्फ आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका का आज के वंडरफुल सेशन के थैंक लिए। ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ मैम हमारे साथ जुड़ती रही, यही आशा है। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी को। यस। Thank you, Dr. Neha. यू सो मच। Thank you, Dr. Monica, and thank you, Hindi team. Now we are moving to our English session.